हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का पाठ्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इकाई 3 शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, जो वर्ष द्वितीय वर्ष के हैं उनके हम पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम तीसरे पार्ट जो कि है शिक्षा में समावेशी जेंडर मुद्दे के जेंडर स्कूल एवं समाज। जी हाँ, जेंडर स्कूल एवं समाज ये तीसरी इकाई है जो कि कुल 23 अंकों की पूछी जाती है। इसके पहले इस सब्जेक्ट के इस विषय के हम ऑलरेडी जो है 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, 3 नहीं 4-5 ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है उन वीडियो लेक्चर्स की जो कि है सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर और इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर। हमने प्रत्येक यूनिट का पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो लाई है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाई है। ऐसे ही हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, 5वां भी हमने इकाई वाला अपलोड कर दिया, इस तीसरी इकाई का भी, और ये 6वां वीडियो होगा। तो इसी के साथ ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है कुल 23 अंकों के लिए होगा, यानी 23 अंक आप हासिल कर सकते हैं। 18 अंक तो मिलेंगे ही, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होते हैं जो इसके पहले की वीडियो होगी, और 18 तो इसमें से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो इकाई है कुल कितने अंकों की है, ये जो इकाई है कुल 23 अंकों की है। इकाई 3 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एवं समाज। अब इकाई का नाम है जेंडर स्कूल, तो भाई स्कूल और जेंडर से क्या संबंध होगा, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें समाज के बारे में कि समाज जो है जेंडर के बारे में, यानी लड़का लड़की का जो भेदभाव है, लड़का लड़की की जो समानता है, उसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में इसके क्या ख्याल है, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम सारे प्रश्न देखेंगे जो 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के आते हैं, उन सभी सवालों की बात करेंगे। तो चलिए इसके अंक विभाजन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंक विभाजन में देखिए तो 1 मास के 5 प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पहले वाली वीडियो आपने देखी। दूसरा 2 अंकों के 1 प्रश्न, 3 अंकों का 1 प्रश्न, 4 अंकों के 2 प्रश्न और 5 अंकों के 1 प्रश्न। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ज्यादा सवाल है 5 अंक और 4 अंक के। जी हाँ, 3 सवाल, फिर 2 अंक और 3 अंक के 1-1 सवाल है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना कि कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए लेकर आते हैं वेरियस टाइप के कोर्सेज, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, डीएलएड, बीएड, रीड की तैयारी, एमपीटीईटी की तैयारी, इन सभी विषयों की, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, राजस्थान शिक्षक भर्ती हो, इन सभी की तैयारी आपको बहुत ही कम उचित दामों पर बहुत ही अच्छे से कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस आपके लिए इस तरह के पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर के पाठ्यक्रम अवेलेबल नहीं कराती होगी, किंतु जो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो आपके लिए इस तरह से बहुत ही उचित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डीएलएड का कोर्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आप कह सकते हैं, और आप पढ़कर अपना सरकारी अधिकारी बनने का भविष्य जो है उज्जवल कर सकते हैं, सपना साकार कर सकते हैं। तो जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो जरा से पसंद आई हो तो। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निःशक्तता का अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये जो भी लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधानों को समझाइए। यानी जो निःशक्तता, यानी जो निःशक्त जन है, जो थोड़े से विकलांग है, दिव्यांग है, जो निःशक्त हैं किसी भी तरह से, उनके लिए जो अधिनियम बना था 1995 में, जो नियम कानून बना था, रूल बना था, एक्ट बना था, उसके जो प्रावधान रखे गए उसमें क्या क्या था, इन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स उनकी बात करते हैं। तो जब 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट बना, निःशक्तता का अधिनियम बना, उसकी हम बात करते हैं। उसमें क्या क्या रखा गया, यहाँ पर कुल 8 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें 8 चीजें में ध्यान रखनी है। अब 8 है तो 8 को आप एक्सप्लेन करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, आप 4 बताते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, 1 बताते हैं तो वेरी शॉर्ट भी बनता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर मैंने कई सवाल इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिसमें एक ही सवाल से आप कई सारे सवालों के जवाब लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, चलिए देखते हैं। पहला है अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना। जी हाँ, इस अधिनियम में सबसे पहले यह था कि कोई व्यक्ति अक्षम है, यानी सक्षम नहीं किसी कार्य को करने में आम लोगों की तरह। जैसे आप और मैं इस वक्त बढ़िया से बोल पा रहे हैं, खड़े हैं, लिख पा रहे हैं, बढ़िया से बोल पा रहे हैं, तो अभी मैं किसी चीज में असक्षम नहीं हूं, तो मैं निःशक्तता में नहीं आ सकता। लेकिन यदि कोई बालक ऐसा होता, यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ऐसा होता जो बोलने में अटक रहा हो, या जिसको एक आंख से दिखाई ना देता हो, या उसका एक हाथ नहीं काम करता हो, या उसे चलने में तकलीफ होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को निःशक्त में किया जाएगा। तो कौन
व्यक्ति निशक्त होगा, इसकी भाषा, इसकी परिभाषा जो है एकदम सही स्पष्ट होनी चाहिए। किसको हम निशक्त में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, इसके लिए भी प्रावधान बनाए गए थे कि इस प्रावधान में ये था शामिल कि कौन व्यक्ति निशक्त कहलाएगा, इसकी परिभाषा एकदम स्पष्ट करनी है, क्लियर करनी है। तो अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधान में से एक है। दूसरा है समिति का निर्माण। इसमें एक समिति का निर्माण करना था, जो समिति पीडब्ल्यूडी के लिए यानी निशक्त जनों के लिए हमेशा कार्य करती, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमेशा कार्य करती। तीसरा है पृथक शैक्षिक व्यवस्था, यानी पीडब्ल्यूडी यानी निशक्त जनों के लिए अलग से शैक्षिक व्यवस्था, अलग से उनके लिए स्कूल खोलना, अलग से उनके लिए परीक्षा भर्ती करवाना, अलग से उनके लिए नौकरियां लाना, ये सारी बातें भी इसमें थी शामिल। आगे पढ़ेंगे हम। देखिए पृथक शैक्षिक व्यवस्था, रोजगार के अवसर, उनको रोजगार प्रदान करना। आप देखते होंगे कि किसी भी परीक्षा सरकारी भर्ती में निशक्त जनों के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती है, आरक्षण, आगे भी पढ़ेंगे हम, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। रोजगार के अवसर और आरक्षण व्यवस्था, जी हाँ, रोजगार के अवसर और आरक्षण व्यवस्था। तो इसमें आप देख पाएंगे कि रोजगार के अवसर, आरक्षण व्यवस्था भी जो इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नियम बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 1995 के पीडब्ल्यूडी एक्ट में। जी हाँ, 1995 के पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो नियम बनाए गए थे वही है। आरक्षण व्यवस्था भी की जाती है, अलग अलग जब कोई सरकारी भर्ती निकलती है, जैसे रीट निकलता है, टीईटी निकलता है, तो उनमें कुछ निशक्त जनों को भी छूट मिलती है। उनको कम नंबर में ही या कुछ सीटें रिजर्व होती है, आरक्षित हुई होती हैं उनके लिए कि इन सीटों पर केवल निशक्त व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है, उसकी भर्ती हो सकती है। तो ये भी पीडब्ल्यूडी के 1995 के नियम में, निशक्तता के अधिनियम में शामिल किया गया था। उसके बाद यात्रा संबंधी सुविधाएं, या अगर कोई निशक्त जन यात्रा करता है तो उसके लिए भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि बसों में उनके लिए विकलांगों है तो सीट रिजर्व रहती है बस में, ट्रेन में, है ना। साथ ही साथ आप रेलवे स्टेशन पर देखेंगे उनके लिए व्हील चेयर से चलने के लिए रट्टे बने होते हैं, ऐसे स्लाइड, जहां से वो चल सके निशक्त जन। निशक्तों के लिए अलग से एक बोगी बनी होती है, निशक्तों के लिए अलग से लाइन बनी होती है टिकट काउंटर पर। तो ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक। उसके बाद जो है यात्रा संबंधी सुविधा, उपकरण, यानी कि जो निशक्त लोग हैं उनके लिए उपकरण कैसे उपलब्ध होंगे। कानपुर में ऐसा भी कारखाना है जहां पर निशक्त जनों के लिए उपकरण बनते हैं, जैसे उनके चलने के लिए बैसाखियां, व्हील चेयर जो उनके लिए बनती है, या फिर एक कृत्रिम हाथ, नकली हाथ लगाना, कानों में सुनने के लिए जो मशीन होती है हेयरिंग एड, वो आंखों से देखने के लिए जो चश्मा लगता है, वो इन सब चीजों की जो फैक्ट्री, कारखाने जो लगाए जाएंगे, उपकरण जो उपलब्ध होंगे, उसके लिए भी सरकार काम करेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, निशक्त जनों को अलग से स्वास्थ्य सुविधाएं देना, उनके अलग से स्वास्थ्य के लिए प्रावधान बनाए रखना, उनको छूट देना, उनके लिए अलग से आर्थिक सहायता देना, ये सारी बातें जो है इसमें शामिल की गई थी। और तो और उन्हें अलग से स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये भी इस अधिनियम में था। तो इस अधिनियम में, निशक्तता का अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधान में इस तरह के कुल 8 प्रावधान शामिल थे, जिसमें आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं तो अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना, समिति का निर्माण करना, पृथक शैक्षिक व्यवस्था, रोजगार के अवसर, आरक्षण व्यवस्था, यात्रा संबंधी सुविधाएं, उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं रहती हैं वो उपलब्ध होती हैं, ठीक, ये उपलब्ध रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को बतलाइए। भारत में जो जेंडर शिक्षा है, जेंडर शिक्षा का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जेंडर यानी पर्टिकुलर जो एक लिंग है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, इनके बारे में, मतलब स्त्री और पुरुष में जो शिक्षा है, लड़का लड़की जो शिक्षा, उससे क्या धारणा है हमारे समाज में, ठीक है, क्या क्या है उसमें। भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को बताइए। हमारे जो कठिनाइयां शामिल होती हैं, लड़का लड़की को पढ़ाई लिखाई में, खासकर लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों की बात यहाँ पर की गई है। तो चलिए उनकी बात हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहली बात तो अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं। हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी। कुप्रथाएं कि लड़कियों का पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, लड़की का काम है चूल्हा चौका संभालना। तो एक कुप्रथा चलते आती है, लड़की की फटाफट कम उम्र में शादी कर दो, बाल विवाह कर दो, है ना। तो इस वजह से लड़कियां पढ़ लिख नहीं पाती है। अक्सर आप देखते होंगे महिलाओं का, लड़कियों का जो पढ़ाई दर है कम है, मात्र केवल इसी अंधविश्वास एवं कुप्रथा के वजह से। अगला उचित धारणा का अभाव। हमारे समाज में अच्छी समझ नहीं है, उचित धारणा नहीं है, गलत धारणा है कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी क्या मतलब रहेगा, उनकी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, पराई धन होती है, तो उनको पढ़ा लिखा कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो ये जो धारणा है बहुत ही गलत है। तो ये उचित धारणा का अभाव हमारे समाज में, इस वजह से भी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई कम कर पाती है लड़कियां। अपव्यय का प्रभाव, ये भी आप देख सकते हैं, 5वां नंबर है अपव्यय, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च होता है। लोगों को लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, बेकार
पैसा खर्च हो रहा है, फालतू पैसा, इसलिए क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करानी चाहिए लड़कियों की। ये भी सोच समाज में मौजूद है। अक्सर आप देखते हो कई लोग क्या करते हैं, अपने लड़के को सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लड़की को सरकारी स्कूल में, हिंदी मीडियम में या किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल में डाल देते हैं ताकि कम पैसा खर्च हो। ऐसा लगता है कि लड़की को पढ़ा के पैसा खर्च ही हो रहा है, बेकार जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए। बालिका विद्यालयों का अभाव, हमारे यहाँ बालिकाओं यानी गर्ल्स स्कूल का भी क्या है, अभाव है। कम ही गर्ल्स स्कूल खुलती हैं, क्योंकि गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते तो गर्ल्स स्कूल भी नहीं खुलती, और सरकारी गर्ल्स स्कूल बहुत कम ही है, जो कन्या विद्यालय होते हैं बहुत कम ही होते हैं। अभी तो फिलहाल स्थिति बेहतर है, लेकिन इसके पूर्ववत पास्ट में हम देखेंगे भूतकाल में तो भाई बहुत सारे ऐसे थे उदाहरण मिलेंगे जहां लड़की को पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। बालिका विद्यालयों का अभाव है, बालिका विद्यालय नहीं है तो स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षिकाएं नहीं है, यानी फीमेल टीचर नहीं है, महिला टीचर नहीं है, शिक्षिकाओं का भी अभाव है। ठीक है, तो ये भी बहुत दिक्कत का सामना है। इनके वजह से भी लड़कियां स्कूल जाने से कतराती हैं, या जो माँ बाप है कि वहां पे तो सारे सर लोग हैं, मैडम लोग तो कोई है नहीं, तो लड़की को कौन समझा पाएगा, लड़की की कठिनाई कौन समझ पाएगा, तो वो उन्हें पुरुष टीचर के पास भेजने से कतराते हैं, और महिला टीचर की कमी है, इस कारण से वो उनकी पढ़ाई लिखाई आगे जारी नहीं करवाते या फिर पढ़ाई ही नहीं करवाते। ठीक, उसके बाद पाठ्यक्रम की कमियां, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पुरुष आधारित ज्यादा है, पुरुष केंद्रित ज्यादा है, उसमें महिलाओं के प्रति, महिलाओं के उत्थान के प्रति, महिलाओं की अच्छी स्थिति के प्रति पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ नहीं है। और पाठ्यक्रम जो हमारा है वह व्यवहारिक नहीं है, यानी हमारे समाज में एकदम लागू हो जाए, समाज से एकदम रिलेटेड हो, वैसा पाठ्यक्रम भी नहीं है। तो इस कारण भी कई बार जो पढ़ाई है बालिकाओं की वो प्रभावित होती है, जेंडर की पढ़ाई बाधित होती है। निर्धनता का भी प्रभाव, गरीब, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, हमारा निर्धनता बहुत है, 40% हमारी निर्धनता जो है, उस निर्धनता में बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते अपने बालक को, बालकों को भी नहीं पढ़ा पाते, बालिकाओं तो बहुत दूर, बालक को भी नहीं पढ़ा पाते। निर्धनता का भी बहुत बड़ा प्रभाव है जेंडर शिक्षा में। उसके बाद सामाजिक पिछड़ापन, अब ये जो निर्धनता का प्रभाव है उसमें भाई देखिए, अगर परिवार में एक किसी को पढ़ा सकते हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम लड़के को पढ़ा दिया जाए, लड़की ना ही पढ़े पर लड़के को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि पास पैसे कम होते हैं, वो पढ़ाना तो चाहते हैं लड़की को भी पर उतने पैसे ही नहीं है, तो क्या करते हैं, सिर्फ लड़के को पढ़ा के काम चला लेते हैं। सामाजिक पिछड़ापन, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग होंगे, जैसे कि हम दलितों की बात करें, शोषितों और वंचितों की बात करें, तो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं, तो वो अपने अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाने से कतराते हैं, पढ़ा नहीं पाते, और उनके पास साधन संसाधन नहीं होंगे उन्हें पढ़ाने के, तो इतने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि इन बालिकाओं की पढ़ाई में, जेंडर की शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में। तो ये हो गया प्रश्न। भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां, यानी रोजमर्रा में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कठिनाइयां आती हैं बालिकाओं की पढ़ाई में, उसकी बात यहाँ करनी थी। तो कौन सी कठिनाई आती है, अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं, उचित धारणा का अभाव, अपव्यय का प्रभाव, बालिका विद्यालयों का अभाव, शिक्षिकाओं का अभाव, और पाठ्यक्रम की कमियां, निर्धनता का प्रभाव, और सामाजिक पिछड़ापन। तो ये सारे कारण जो है जिम्मेदार हैं किसके लिए, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं बालकों की पढ़ाई में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसके लिए। तो ये सारी कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे लिखना है आपको बताना है। आप ये हेडिंग लिखिए, उसमें डैश दीजिए, 3-4 लाइन की थ्योरी लिख दीजिए, फिर लिखिए उचित धारणा का अभाव, लिखिए डैश दीजिए, उसमें लिखिए कि समाज में उचित धारणा का अभाव है, लोगों में कुधारणा बसी हुई है, लोग अच्छी तरह सोच नहीं रखते हैं बालिकाओं की पढ़ाई के बारे में, ऐसा थ्योरी लिख दीजिए। फिर लिखिए आप चौथा, तीसरा बालिका विद्यालयों का अभाव, डैश दीजिए, हमारे देश में, हमारे समाज में बालिका विद्यालयों की कमी है, बालिका शिक्षिकाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से बालिका विद्यालय भी नहीं बन पा रहे हैं, जिस वजह से जो बहुत सारे माँ बाप हैं वो अपनी बालिकाओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजते, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, आपको 4-5 नंबर के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति किस प्रकार की है, स्पष्ट कीजिए। हमारी इस भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति किस प्रकार है, यानी जेंडर का क्या इतिहास रहा हुआ है, कैसा है, उसकी बात करनी है। तो हमारे यहाँ जेंडर में, मतलब हमारे यहाँ स्त्री पुरुष में अगर तुलना की जाए तो हमारे यहाँ जो है वो है पुरुषत्व प्रधान समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज है, यानी हमारा समाज पुरुष को प्रधान समझता है, यानी पुरुष मेन है, पुरुषों को ही सर्वोपरि रखा जाता है, पुरुष की बात को ज्यादा तरजीह वैल्यू दी जाती है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है, जिसे मेल पैट्रियार्की कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में। तो हमारा पुरुषों का प्रधान समाज है। दूसरा, स्त्रीत्व की उपेक्षा, हमारे यहाँ स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, स्त्रियों की बात को बहुत ध्यान से, गौर से नहीं लिया जाता, उन्हें इग्नोर किया जाता है, स्त्रियों की बात को ज्यादा सुनते नहीं है, समझते नहीं है, ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला है धार्मिक साहित्य का प्रभाव, हमारे यहाँ कई सारे धर्मों में
बहुत से धर्मों में धार्मिक साहित्य है जो क्या करते हैं, स्त्रियों को हीन भावना से देखते हैं, स्त्रियों को उपेक्षित करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर महत्व नहीं देते, जो आगे चल के कारण बनते हैं किस चीज का, बालिकाओं की अशिक्षा का, उनके खराब समाज में खराब कंडीशन स्थिति का, बुरी परिस्थिति का सामना उन्हीं से करना पड़ता है। चौथा, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। हमारे समाज में बालिकाओं के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण है कि बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों से पिछड़ी होती हैं, बालक उनसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बालक को पढ़ाना लिखना चाहिए, बालिकों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बालिकाएं पराया धन होती हैं, उनकी कम उम्र में जल्दी शादी करा के उनके घर भेज देना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीजें हमारे समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण है, गलत नजरिए से उन्हें देखा जाता है। अगला, दूषित सामाजिक परंपराएं। हमारे यहाँ कई सारी सामाजिक परंपराएं जो दूषित है, जैसे कि दहेज प्रथा है ना, वो जो बहुत सारे आप देखेंगे वो बुर्का पहनते हैं, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, ये जो चीजें होती हैं ये सारी जो है ये क्या है, बालिकाओं के प्रति एक गलत नियम, ये दूषित परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं जो जबरदस्ती उन्हें फोर्स करते हैं कि भाई तुम कम उम्र में शादी करो, तुम्हारा मतलब काम है चूल्हा चौका करना, बच्चे पालना, यही तुम्हारा काम है। तो ये जो परंपराएं हैं बिल्कुल गलत है, एक दूषित परंपराएं जो बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को शिक्षा लेने से रोक रही हैं। तो हमें इन परंपराओं को त्याग करना चाहिए, इन गलत परंपराओं का। नारी सम्मान का अभाव। हमारे समाज में नारी को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जो संस्कारी व्यक्ति होता है वह नारी को भी सम्मान देता है। हमारे धर्म में तो ये लिखा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। ये श्लोक है, मतलब जहां पे नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये तो हमारे धर्म का ये श्लोक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा नहीं होता, नारी को सम्मान के भाव से नहीं देखा जाता, नारी को वो सम्मान जो मिलना चाहिए, जिस सम्मान की वो हकदार है, वो सम्मान उसे नहीं मिलता, जिस कारणवश नारी के साथ क्या है, एक भयावह स्थिति, एक बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है समाज में। अगला जो है संघर्ष शक्ति का अभाव। बालिकाओं में, नारी में संघर्ष शक्ति का अभाव होता है, मतलब वो संघर्ष नहीं करती, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मान लेती हैं कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है तो होने दीजिए, हम इसी के लायक हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो उस बुरे को, उस अत्याचार को अपनापन मान बैठते हैं और उसे अपना लेते हैं। ठीक है, यानी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी शादी जल्दी होनी चाहिए, बालिकाओं का हमारा काम है झाड़ू पोछा करना, घर संभालना, वो इस बात को मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि गलत है। और नारी की संकीर्ण सोच, महिलाओं की सोच भी संकीर्ण है, छोटी सोच है। महिला भी क्या सोचती हैं कि हमारा काम है बस थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, शादी कर ली जाए, बच्चे संभालना है, ये हमारी सोच है। वो समाज में कुछ कर गुजरने की शक्ति जो है बालिकाओं में कुछ कुछ में है, और अभी तो जागरूक हो रही हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि नारी खुद भी सोचती है कि हाँ लड़की की ही विदाई होती है, लड़की पराया धन होती है, लड़की को दूसरे के घर जाना होता है, लड़की का काम ही है पुरुष के नीचे दबकर रहना, उसकी आवाज सुनना, चुपचाप सुनना उसकी बातें। तो ये एक संकीर्ण सोच, ये एक छोटी सोच, खराब मानसिकता जो है लड़कियों की भी हो जाती है समाज में, जिस कारण से चुपचाप सहते जाती है अत्याचार को, और उसके साथ और अत्याचार होता है, पुरुष प्रधान समाज और अत्याचार करता है। तो ये जो सारे कारण हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी स्थिति को दर्शाती हैं, किसकी, बालिका की स्थिति को, नारी की स्थिति को दर्शाती हैं। जैसे कि पुरुषत्व प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रीत्व की उपेक्षा की जाती है, स्त्री तत्व की, यानी नारी को कोई सम्मान नहीं मिलता, उसे इग्नोर करते हैं। धार्मिक साहित्य, कुछ कुछ धर्मों में जो गलत बातें हैं, सभी धर्मों में कुछ कुछ गलत बातें नारी को लेकर जो बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, और बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी बालिकाओं को सब उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, बालिकाएं ये नहीं कर सकती, पुरुषों के बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा उनके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, सब दूषित सामाजिक परंपराएं, हमारे कुछ परंपराएं तो नहीं कहूंगा मैं, कुपरंपराएं कहूंगा, क्योंकि गलत परंपराएं हैं जो नारी के लिए किया जाता है। नारी सम्मान का भी अभाव है, नारी को सम्मान की दृष्टि से कोई नहीं देखता हमारे यहाँ। संघर्ष शक्ति का भी अभाव है, लड़कियां खुद अपने लिए सामने नहीं आती, आवाज नहीं उठाती अपने साथ हो रहे अत्याचार के लिए। साथ ही साथ नारी की खुद की सोच भी संकीर्ण, छोटी सोच है, वो समाज की कुप्रथाओं को अपना धर्म मान बैठती हैं और उसे स्वीकार कर लेती है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये सारी जो है ये जेंडर की स्थिति, भारतीय समाज में नारी की स्थिति को दर्शाती है। इसके बाद देखिए कुछ और प्रश्न, समाज में स्त्रियों की पहचान या प्रधानता पर निबंध लिखिए। समाज में स्त्रियों की जो पहचान है या उनकी प्रधानता क्या है उसके ऊपर निबंध लिखना है। तो बताइए, इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक निबंध लिख दीजिए, इसका उत्तर वही होगा। उसके बाद समाज में पुरुष की पहचान और प्रधानता को विस्तार में समझाइए। पुरुष की पहचान कैसे होती है, देखिए समाज में स्त्रियों की पहचान कैसे कैसे होती है, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक माँ के रूप में, इतने रूपों में स्त्री की पहचान होती है और स्त्री इन रूपों में मुख्य भूमिका निभाती है। और वही बात करें पुरुष की, तो पुरुष की पहचान एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पति के रूप में होती है, जो क्या करता है, अपना रोल, अपनी भूमिका अदा करता है समाज में। तो उसको लेकर आपको लिख देना है कि पुरुष पिता की भूमिका में क्या क्या करता है, पुरुष भाई की, बेटे की,
भूमिका में क्या क्या करता है आपको लिख देना है। तो इनके उत्तर आपको इन्हीं से मिलाकर लिखने हैं, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में लिखने हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट 4-5 नंबर के लिए। कौन से पार्ट से? तीसरे पार्ट से, इकाई 3 से। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उन 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट क्वेश्चंस की, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। आपको चैनल पर बने रहना है। और यदि आपको वेरियस कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, डीएड, रीट, एमपीटीडी, इन सभी और भी वेरियस कोर्सेज की जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगी। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके प्रवेश करने के लिए सारी कोर्स फीस सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया में वैलिड भी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्नों की। तो ये जो अगले प्रश्न है इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट है। उसमें सबसे पहला है, भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य बतलाइए। भारत की जो पुनर्वास परिषद है, यानी जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, जिन्हें समाज से निकाला जा चुका है, उनकी पुनर्वास यानी कि पुनर्व्यवस्था, उनको फिर से बसाने के लिए, उनके उद्धार के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इनके उद्देश्य क्या है। पहला, अक्षम बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। जो बच्चे अक्षम है, जो व्यक्ति अक्षम है, उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना, यानी उसे फिर से बसाना, यानी उनके लिए अलग से स्कूल खोलना, उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था करना, और उनके समाज में उनको सम्मान मिल सके, उन्हें अपनाया जा सके, इसकी व्यवस्था पूरी करना। यही क्या है, भारत के पुनर्वास परिषद के उद्देश्य में से एक है। दूसरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों की तैयारी करना। निःशक्त जन, अक्षम बालक, विकलांग बालक जो है, उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे कि विकलांग शिविर, विकलांगों को रोजगार देने का शिविर, विकलांग लोगों को घर देने का, छात्रवृत्ति प्रदान करने का, उनके लिए उपकरण, नए नए उपकरण देने का। उदाहरण के तौर पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति का हाथ नहीं है तो कृत्रिम हाथ लगाना, नकली हाथ लगवाना, पैर लगाना, बैसाखी देना, जो चलने में असमर्थ उनके लिए व्हील चेयर प्रदान करना, ये सब प्रदान करके क्या करना, उन्हें सक्षम की तरह कुछ बनाना। ठीक है। उसके बाद है अक्षमता युक्त व्यक्तियों की सहायता। जो व्यक्ति अक्षम है समाज में, उसकी सहायता की जानी चाहिए, उसको रोजगार शुरू करने में, उसको छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, उसको लोन देकर, इस तरह की सहायता प्रदान करके हम उसे सक्षम बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये भारत के पुनर्वास परिषद के ही उद्देश्य में से एक है। उसके अलावा एक रूपता एवं प्रभावशीलता लाना, यानी समाज में उस अक्षम व्यक्ति को दूसरों के बराबर लाना, दूसरों के समान लाना, इस प्रकार की कोशिश करना भी किसका काम है? भारत के पुनर्वास परिषद का ही काम है। और है डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान करना, यानी अक्षम बच्चों को, निःशक्त बच्चों को भी डिप्लोमा डिग्री मिले, उनकी पढ़ाई का फल उनको मिले, ताकि भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान हो सके, भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए उन्हें डिग्री और डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है पढ़ाई के थ्रू। तो ये हो गए जो सारे काम है, किसके उद्देश्य हैं? भारत के पुनर्वास परिषद के। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के पुनर्वास परिषद, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछेगा, चाहे वो 2 नंबर का हो, 3 नंबर का या 4 नंबर को, जरूर पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का पुनर्वास परिषद, इससे जुड़े सारे सवाल पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य बतलाइए। जो निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थान है, यानी कि विकलांग लोगों का, निःशक्त जनों का, अक्षम लोगों का जो संस्थान है, हमारी राष्ट्रीय संस्था है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनके कार्य क्या हैं? तो पहला, विकलांगता को रोकना। बच्चों में जो विकलांगता हो रही है, व्यक्तियों में जो विकलांगता बढ़ती जा रही है, उसको रोकना। जैसे कि पोलियो का अभियान चलाओ, पोलियो पिलाने के लिए, ताकि कोई भी पोलियो ग्रसित व्यक्ति पैदा ना हो, बच्चा पैदा ना हो, जिससे विकलांगता कम हो, विकलांगता में कमी आए। विकलांग लोगों को कैसे सुधारा जा सकता है, उनके लिए उनको ऑपरेशन करवाना, उनको योगा एक्सरसाइज करवाना, कैसे उनकी विकलांगता को दूर किया जा सकता है, इस बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य भी इन्हीं संस्थाओं का है। ठीक। अगला, आरक्षण की व्यवस्था करना। जो व्यक्ति विकलांग है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, यानी बसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकारी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देना, आरक्षित कर देना, ताकि उनको भी अवसर मिल सके अपने आप को सुदृढ़ बनाने का, शक्तिशाली बनाने का। अगला, विकलांगता को परिभाषित करना। विकलांगता किसे कहते हैं, विकलांगता कैसी होती है, कौन व्यक्ति को विकलांग कहा जाएगा, इसको फिर से परिभाषित करना। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक कान से सुनाई नहीं देता, तो उसे भी अर्ध विकलांग कहा जा सकता है। अन्यथा वो विकलांग है, किंतु अगर पूरी तरह से सुन नहीं सकता, थोड़ा सुनाई आता है, तो लोग उसे विकलांग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो उसे जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभ है, वो नहीं मिल पाएंगे, तो उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए विकलांगता को परिभाषित करना भी इसकी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है।
अगला है संबंधित सुझाव। जितने भी संस्थान, जितने भी कार्यक्रम चलेंगे जो विकलांगता निशक्तता को दूर करने के लिए है, उन सभी संस्थाओं कार्यक्रमों को मार्गदर्शन करना, उनको सुझाव देना, ये सब किसका काम है? राष्ट्रीय जो निशक्त संस्थान है उनका ही कार्य है। साथ ही साथ साहित्य एवं सामग्री का निर्माण करना, ऐसे साहित्य, ऐसे किताब, चलचित्र, मूवी, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, किताब छापना, जिससे क्या हो सके, लोगों में जागरूकता फैले कि विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए। विकलांग लोग समाज में हमसे अलग नहीं है, उन्हें अपनाना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें सुदृढ़ बनाने का जो सोच है वो इसी के थ्रू जनरेट की जाती है, इसी के थ्रू उत्पन्न की जाती है। ये भी कार्य किसका है? राष्ट्रीय संस्थान जो है निशक्त जनों के, वही संस्थान करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना वो कौन कौन से कार्य है। तो विकलांगता को रोकना, विकलांगों का कल्याण, आरक्षण की व्यवस्था, विकलांगता को परिभाषित करना, संबंधित सुझाव, ठीक, आरक्षण व्यवस्था भी, साहित्य एवं सामग्री का निर्माण करना, ये सब राष्ट्रीय संस्था जो निशक्त जनों के लिए, विकलांग जनों के लिए कार्य करती है, उसके कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में जेंडर समानता के लिए किए जाने वाले प्रयास कौन कौन से हैं, या प्रयास बतलाइए। कक्षा में लड़का लड़की सेम नंबर में पढ़े, यानी कि 50 लड़के तो 50 लड़कियां, 20 लड़के तो 20 लड़कियां, यानी नंबर जो है ज्यादा ना रहे, बराबर ही में रहे, यानी उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी रहे जितनी पुरुषों को होती है, यानी बालक बालिकाएं समान रूप से शिक्षा हासिल कर पाए, इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, बालिकाओं का दाखिला पे ऊपर खास ध्यान देना, बालिकाओं को जाना, उनके घर माता पिता को समझाना कि लड़की की पढ़ाई क्यों जरूरी है, आप लड़की का दाखिला करवाइए, ये जिम्मेदारी देना। तो बालिकाओं का दाखिला, ग्रामीण अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापिकाओं की नियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में, इलाकों में, गांव खेड़े में जो लोग होते हैं वो अपने बेटियों को चाहते हैं कि उन्हें कोई महिला शिक्षक ही पढ़ाए। वो समझते हैं कि महिला जो शिक्षक होगी उनकी बेटियों को ज्यादा घुल मिलकर अच्छे से समझ के पढ़ा पाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि महिला शिक्षक रहे। और जब स्कूलों में पुरुष शिक्षक होते हैं तो वो अपने बच्चों को भेजते नहीं है स्कूल, बालिकाओं को, तो इसलिए महिला शिक्षक रहेगी तो माँ बाप निश्चित होकर उसे भेज पाएंगे पढ़ने के लिए। तो ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना, साथ ही साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान करना। कोई माँ बाप का स्कूल बहुत दूर है, माँ बाप बहुत दूर रहते हैं और स्कूल बहुत दूर है, तो स्कूल भेजने से कतराते हैं, इसलिए मुफ्त छात्रावास की सुविधा प्रदान कर दो। जैसे आदिवासी छात्रावास होता है, आपने सुना भी होगा, मध्य प्रदेश में तो बहुत है। तो वो छात्रावास क्या करेगा? इन्हें सुविधा प्रदान करेगा। तो ये इन सुविधाओं का लाभ लेकर वहां पर रहकर भोजन की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था जो है, उससे ये लोग पढ़ाई शिक्षा हासिल कर पाएंगे, माँ बाप भी निश्चिंत रहेंगे और उनके ऊपर कोई भी अपव्यय, कोई खर्च नहीं आएगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाना, टोटल लिटरेसी करिकुलम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, यानी प्रत्येक बालक बालिका पढ़ा रहेंगे, साक्षर रहेंगे, इसका अभियान चलाना। तो प्रत्येक बच्चे का दाखिला करवाना, 14 साल तक के सभी बच्चों का दाखिला कराना स्कूल में, ताकि वो पढ़ लिख पाए। आरक्षण की व्यवस्था करना, बालिकाओं के लिए सरकारी भर्ती परीक्षा में, सरकारी एडमिशन स्कूलों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि समान रूप से बालक बालिकाएं स्कूलों में पढ़कर शिक्षा हासिल कर पाए। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इस जेंडर समानता के लिए लाए जा रहे हैं। ये सारे कार्य जो है जेंडर समानता करने के लिए किए जा रहे हैं। कौन कौन से? बालिकाओं का दाखिला, ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति, छात्रावास की सुविधा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी करिकुलम और आरक्षण की व्यवस्था करना। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह से जेंडर समानता लाई जा सकती है, इस तरह से विकलांगों का भला किया जा सकता है, निशक्त जनों का भला किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी के साथ ये पूरा विषय जो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले विषय की वीडियो को लेकर, तब तक हम हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड का शेयर कीजिए। तब तक देखते रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी।